हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। आई एम प्रीतिका जैन। लास्ट वीडियो में हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं। और अभी उसी को हम कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम थॉर्नडाइक के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने 2 तरह के नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मुख्य नियम। मुख्य नियम में जो फर्स्ट आता है वो है तत्परता का नियम। जिसे हम लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। तत्परता, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तत्पर होना, तैयार होना, किसी चीज के लिए रेडी होना। जब हम किसी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं या कहें कि तैयार होते हैं, तो हम उस कार्य को शीघ्र ही सीख लेते हैं। उसके लिए हमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए हमें उसमें इंटरेस्ट होता है। अगर किसी कार्य में अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो क्या हम उस कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे? बिल्कुल नहीं। तो तत्परता का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, दैट्स इंटरेस्ट, यानी रुचि, या कह सकते हैं कि इसका उपनियम। जो उपनियम है वो है रुचि का नियम। रुचि का नियम, अगर हम किसी कार्य में रुचि दिखाएंगे तो हम उसको हमेशा करने के लिए रेडी रहेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि घोड़े को हम पानी के लिए तालाब तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या उसे पानी पीने के लिए बाध्य कर सकते हैं? नहीं। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा या उसको प्यास लगेगी, तो वो पक्का पानी पिएगा, लेकिन क्या हम उसे फोर्सली पानी पिला सकते हैं? नहीं। तो इसलिए जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे ना, तो वो कार्य शीघ्र होगा, उसमें रुचि दिखाएंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। हमें लगता है हमारा बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाए, सौरभ गांगुली बन जाए। ले गए उसे क्रिकेट एकेडमी में, उसका एडमिशन करा दिया, लेकिन बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, बच्चा उस कार्य को करने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या वो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा? क्या वो क्रिकेटर बनेगा? नहीं, क्योंकि जब तक वो उस कार्य को करने के लिए खुद से रेडी नहीं होगा, खुद से तैयार नहीं होगा, तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। अब दूसरा आता है कि तत्परता का संबंध रुचि से तो है ही, इसके साथ एक एलिमेंट और है, वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। जब तक बालक में मैच्योरिटी नहीं होगी, यानी ये ऐसे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल से कि कोई भी बच्चा है जो कि 2 वर्ष का है, क्या हम उसे गुना, भाग, जोड़ ये सब सिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 वर्ष के बच्चे के लिए ये मुमकिन है ही नहीं। क्योंकि एक एज होती है, एक आयु होती है किसी कार्य को करने के लिए। तो इसलिए जब तक वो मैच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो हम उस बच्चे को रेडी कर ही नहीं सकते उस कार्य के लिए। इसलिए कहते हैं कि तत्परता होने के साथ साथ मैच्योरिटी इज ऑल्सो कंपल्सरी। अब हम सेकंड नियम पढ़ेंगे, अभ्यास का नियम। इसे हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज कह सकते हैं। जैसे कि पता चल रहा है अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस। किसी कार्य की बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार उसका अभ्यास करना।
अगर हम किसी कार्य को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसे दोहराते हैं, तो वो हमें आसानी से आ जाता है। और किसी भी कार्य में अगर दोहराव होता है तो हम उसे शीघ्रता से सीख भी लेते हैं। जैसे कि एक लाइन आपने सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। कि मतलब आप अगर अभ्यास करते रहोगे तो जड़ बुद्धि इंसान, या फिर कहें कि जिसे कुछ नहीं आता, एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस है एक ऐसी चीज है, अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसे बार बार अभ्यास कराएं, लास्ट में वो सीख ही जाएगा। तो इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके जो उपनियम हैं वो हैं उपयोग व अनुपयोग का नियम। अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार अभ्यास कर रहा है, तो वो उपयोग में आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बार बार अभ्यास तो किया जा रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश कोई शारीरिक समस्या हो गई। जैसे कि कोई बच्चा दौड़ लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, उससे प्रतियोगिता में भाग लेना है, लेकिन उसको पैर में चोट लग गई या कोई शारीरिक समस्या हो गई, तो क्या फिर वो उसके परिणाम अच्छे होंगे? नहीं। वो दौड़ में भाग ले पाएगा? नहीं। तो उसके लिए ये यहाँ अनुपयोग का नियम भी है, जो कि अभ्यास में उपयोग और अनुपयोग दोनों को रिलेट करता है। अब हम थर्ड देखेंगे। ये मुख्य नियमों में जो मुख्य नियम है वो 3 है, एंड ये इट इज लास्ट, जो कि है प्रभाव का नियम, या कह सकते हैं परिणाम का नियम। यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता ही है, या फिर कहीं किसी कार्य को करते हैं तो उसका परिणाम आता है। अगर हमने कोई एग्जाम दिया है तो हमें उसके परिणाम का वेट रहेगा, और परिणाम का भी कैसा, कि वो हमारे हित में हो, सुखद हो, या कह सकते हैं कि वो संतोषजनक हो। इसलिए जो प्रभाव और परिणाम है, इसका जो उपनियम है वो है संतोष व असंतोष का नियम। संतोष व असंतोष का नियम मतलब कोई भी कार्य जो कि हमारे हित में हो, जिससे हमें संतोष प्रदान हो, हम हमेशा उसका रिजल्ट ऐसा ही चाहते हैं कि उसका परिणाम या प्रभाव ऐसा हो जो हमें संतोष प्रदान करे, ना कि असंतोष। लेकिन ऐसा होता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे हमें संतोष ही मिलेगा, हम उसमें फेल भी हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, तो उससे हमें असंतोष भी मिल सकता है। तो इसके लिए ये दोनों ही उपनियम जरूरी हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने 1 घंटे की क्लास लगा ली बच्चों की, अब हम पढ़ाए जा रहे हैं। अब बच्चों का क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, और जो लर्निंग है वो अच्छे से कर पा रहे हैं, वो खुश हैं उस क्लास से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी उस क्लास में कोई मजा नहीं आ रहा है, बस वो बैठे हैं और सोच रहे हैं कि ये मैम या सर कब जाएंगे। तो उन बच्चों को क्या प्राप्त हो रहा है, असंतोष। तो इस तरीके से कोई भी अगर बच्चे अधिगम अच्छे से करते हैं तो हमारा जो है वो प्रभावी हुआ, अधिगम प्रभावी हुआ। लेकिन जो कुछ बच्चे हैं जो कि उन्हें असंतोष मिला, तो हमारा अधिगम कैसा हुआ, अप्रभावी। तो इसलिए प्रभाव और परिणाम, इनका उपनियम होगा संतोष व असंतोष। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। लेकिन कई बार एग्जाम में ये होता है कि एग्जामिनर तत्परता की जगह जैसे कि रुचि का नियम दे दिया, या अभ्यास की जगह उपयोग या अनुपयोग भी लिख देता है। तो इसलिए इसके उपनियम भी इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ये खुद मेन नियम। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गौण नियम।
अब जो दूसरे नियम है वो है गौण नियम, या फिर कह सकते हैं कि अन्य नियम, जिसमें पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसे समझते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं हम। जैसे कि मान के चलो किसी एक बच्चे को कोई लेख लिखना है, निबंध लिखना है, तो वो क्या करेगा, बुक में देखेगा, जाके अपने पापा से पूछेगा, माँ से पूछेगा, अपनी टीचर से पूछेगा, मैगजीन्स में देखेगा या नेट पे सर्च करेगा। तो इस तरीके से एक कार्य को करने के लिए जो अलग अलग रिएक्शंस उसने दिए ताकि वो उस कार्य को प्रभावी बना सके, तो वही बहुप्रतिक्रिया का नियम है। कि मतलब किसी कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं करना ताकि वो एकदम सुगम बन सके। अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड नियम है आत्मीकरण का नियम, या फिर हम इसे समानता का नियम भी कह सकते हैं। आत्मीकरण या समानता का नियम। आत्मीकरण या समानता के नियम में क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ रिलेट कर देना। पूर्व ज्ञान में, पूर्व में जो हमने कार्य किया और उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिला, नए काम में उस एक्सपीरियंस को यूज करना या उसके साथ उसे आत्मसात कर देना, या फिर जो कह सकते हैं कि समानता लाना, उसे उसमें मिला देना। इसलिए इसका एक रूल भी है। एक तो इसमें पूर्व ज्ञान, ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आत्मीकरण या समानता के नियम में। पूर्व ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ आत्मसात कर देना। और सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नॉन टू अननोन। हमें ये तो पता था कि पूर्व में जो काम हुआ था उससे जो अनुभव मिला वो हमें पता है, लेकिन जो आगे अननोन चीज है उसका हमें नहीं पता। हम पूर्व के ज्ञान को जब नए ज्ञान में आत्मसात कर देते हैं या मिला देते हैं, उसका यूज लेते हैं, तो वही है आत्मीकरण या समानता का नियम। तीसरा हम देखते हैं मनोवृत्ति का नियम। इसे हम मानसिकता का नियम भी कह सकते हैं, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति। जैसे कि आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि जब तक आप अपने मन से या कहो कि मानसिक रूप से तैयार नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो कार्य नहीं हो सकता। या फिर कहें कि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप उस कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई आपको कितना भी उस कार्य को जबरदस्ती करवाए, लेकिन आप उसे करेंगे ही नहीं, आप उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मनोवृत्ति, अभिवृत्ति को ऐसा बनाया ही नहीं है उस कार्य के लिए। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप मन से उस काम को नहीं करेंगे तो वो काम का कोई ना तो प्रभाव पड़ेगा और ना ही उसके अच्छे परिणाम होंगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए, या फिर कहें कि किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, पहले उसकी मनोवृत्ति को ऐसा बनाया जाए, उसे मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि हाँ वो सीखने के लिए तैयार है, तभी हम उस बच्चे को वो चीज़ सिखा पाएंगे। अदरवाइज वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। और फोर्थ है आंशिक क्रिया का नियम। इसके लिए हम एक रूल देख सकते हैं जो है कि अंश से
पूर्ण की ओर, या फिर कह सकते हैं कि अंश से समग्रता की ओर। आंशिक, आंशिक जैसे कि पता चलता है इसमें छुपा हुआ है अंश, अंश मीन्स टुकड़े। जब भी हम किसी कार्य के छोटे छोटे अंश या टुकड़े करके उसे करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगा। कोई भी बच्चा है, क्या वो कभी उसे पूरा एक बुक याद करना है पूरा 1 ईयर में, तो क्या ऐसा होता है कि शुरुआत में बुक लिया और पूरा याद कर लिया? नहीं, वो यूनिट 1 पढ़ेगा, यूनिट 2 पढ़ेगा, यूनिट 3, मतलब इकाई वार वो उस पाठ्यक्रम को, वो उस बुक को कंप्लीट करता है। तो इसलिए अंश से पूर्ण की ओर, यानी आंशिक क्रिया। किसी भी कार्य को इतना अंश में बांट दो, वो बहुत सरल, सुगम और रोचक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये लास्ट है। साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन यानी पहली क्रिया को, जो पहले समय में जो पहले यानी पूर्व में जो क्रिया की गई उसको उसी के समान दूसरी स्थिति में भी उसी क्रिया को करना, यानी पूर्व में की गई क्रिया को दूसरी सेम सिचुएशन में भी उस वही क्रिया करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक माँ का पुत्र है जो कि वो उससे दूर चला गया है, तो माँ की अनुक्रिया क्या होगी? माँ क्या क्रिया करेगी? माँ रोएगी, तो उसकी अनुक्रिया क्या हुई? रोना। फिर कुछ 2-4 दिन बाद ही जब माँ अपने बेटे की फोटो देखती है तो फिर से वो रोती है, यानी पूर्व में क्या हुआ? बेटे के दूर जाने से माँ की जो अनुक्रिया थी वो थी रोना, एंड द सेम सिचुएशन अगली क्रिया में जब वो उसकी फोटो देखती है तब भी उसको याद आती है, तो भी उसकी क्रिया क्या थी? रोना। तो यानी पहले यानी पूर्व में की गई क्रिया को समान दूसरी स्थिति में करना, दैट्स साहचर्य परिवर्तन का नियम इसे कहेंगे। तो इस तरीके से गौण जो नियम है वो 5 है जो कि हमने पढ़े। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण या समानता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस तरीके से ये जो टोटल थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है ये टोटल 8 है, 3 तो जिसमें हमने मुख्य पढ़े और 5 ये गौण नियम। 5 को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो थॉर्नडाइक में से बन के आ ही जाता है। और आज हमारा पूरा थॉर्नडाइक का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हमने थॉर्नडाइक के बारे में जाना लास्ट वीडियो में, थॉर्नडाइक की थ्योरी, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम जिसमें हमने मुख्य और गौण नियम के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।